अच्छा, एक बात बताइए, जब कोई बड़ा नेता कोई बहुत ऊंचे पद की शपथ लेता है तो उनका भाषण कैसा होता है? हम्म ज्यादातर तो काफी औपचारिक होता है। नपातुला शब्दों का बहुत ध्यान रखा जाता है। बिल्कुल। लेकिन क्या कोई ऐसा भाषण हो सकता है जो सिर्फ एक एक राजनीतिक बयान न हो? बल्कि उससे कहीं ज्यादा हो, हाँ। जो एक पूरे देश को चलाने का, कह सकते हैं कि एक इमोशनल और एक मॉरल ब्लूप्रिंट बन जाए। और आज हम एक ऐसे ही भाषण की परतों को खोलने वाले हैं। बिल्कुल। आज हमारे पास जो स्रोत है वो है डॉक्टर जाकिर हुसैन के उस भाषण के कुछ हिस्से जो उन्होंने 1967 में भारत के राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के ठीक बाद दिया था। और उसका शीर्षक ही सब कुछ कह देता है, भारत मेरा घर है। और देखिए, यही आज हमारी बातचीत का मिशन है, ये समझना कि जब कोई राष्ट्रपति एक देश को घर कहता है और उसके करोड़ों लोगों को अपना परिवार, तो उसके असल में मायने क्या होते हैं। क्या ये सिर्फ खूबसूरत शब्द है या ये वाकई एक एक्शन प्लान है? हम खासतौर पर उनके दोहरे काम वाले आइडिया को समझने की कोशिश करेंगे, जिसमें वो खुद पर और समाज पर एक साथ काम करने की बात करते हैं। और ये भी समझना जरूरी है कि ये बातें किस मौके पे कही गई थीं। हाँ, वो देश के सबसे ऊंचे संवैधानिक पद पर बैठ रहे थे। उस पल का एक एक शब्द बहुत वजन रखता है। सही बात है। उनका ये कहना कि संपूर्ण भारत मेरा घर है और इसके लोग मेरा परिवार हैं, ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक पूरी फिलॉसफी है। एक वादा है। हाँ, एक वादा। आज हम इसी वादे की गहराई में उतरेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ। इस भाषण में एक लाइन है जिसने मुझे सबसे पहले सोचने पर मजबूर किया। कौन सी? वो भारत को एक प्राचीन लोगों का युवा राज्य कहती हैं, अ यंग स्टेट ऑफ एन एंशिएंट पीपल। ये सुनने में एक पहेली जैसा लगता है ना? हाँ, एक तरफ हजारों साल पुराने लोग और दूसरी तरफ एक बिल्कुल नया जवान देश। ये विरोधाभास क्यों? देखिए, यहीं से इस भाषण की सारी परतें खुलनी शुरू होती हैं। प्राचीन लोग का मतलब है हमारी हजारों साल पुरानी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारे मूल्य। बिल्कुल वो मूल्य जो समय के साथ बने हैं। ये हमारी जड़ें हैं, हमारा डीएनए है। और युवा राज्य, मेरा अंदाजा है कि इसका मतलब आजादी के ठीक बाद का भारत है। हाँ, एक नया संविधान, नई नई उम्मीदें। एक तरह से कहें तो एक स्टार्टअप नेशन। क्या बात है, बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया आपने। एक स्टार्टअप नेशन। और सिर्फ उम्मीदें ही नहीं, चुनौतियां भी। डॉक्टर हुसैन असल में ये कह रहे हैं कि हमारे पास हजारों साल पुरानी बुद्धि तो है, लेकिन हम एक ऐसी गाड़ी चला रहे हैं जिसे हमने अभी अभी बनाना सीखा है। अच्छा। तो चुनौती ये है कि उस प्राचीन ज्ञान को इस नई, तेजी से बदलती दुनिया में लागू कैसे किया जाए। तो मतलब पुराने मूल्यों को बस म्यूजियम में सजाकर नहीं रखना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि उन्हें आज की समस्याओं को सुलझाने के लिए इस्तेमाल करना है। एक गम यही बात। वो आगे एक बहुत गहरी बात कहते हैं कि अतीत मरा हुआ और स्थिर नहीं है, बल्कि जीवित और गतिशील है। जीवित और गतिशील। इसका मतलब है कि हमारा इतिहास कोई भारी भरकम बोझ नहीं है जिसे हम ढोरे हैं। वो एक जीवित शक्ति है, एक एनर्जी सोर्स है। जैसे हम अपनी परिवार के बड़ों की कहानियों से सीखते हैं। बिल्कुल, कि मुश्किल समय में क्या करना चाहिए, वैसे ही देश को अपने अतीत से सीखना है। हमें उस अतीत की ऊर्जा का इस्तेमाल अपने भविष्य को बनाने के लिए करना है। ये युवा राज्य और प्राचीन लोग वाली बात तो दिमाग को सोचने पर मजबूर करती है, लेकिन इसके बाद वो कुछ ऐसा कहते हैं जो सीधा दिल पर लगता है। वो लाइन जिसने इस पूरे भाषण को एक पहचान दी, The whole of Bharat is my home and its people are my family. भारत मेरा घर है और इसके लोग मेरा परिवार। जब मैंने ये लाइन पहली बार पढ़ी तो मैं सच में एक पल के लिए रुक गई। एक राष्ट्रपति के पद से ये सुनना बहुत बहुत बड़ी बात है। ये कोई राजनीतिक बयान नहीं लगता, ने एक भावनात्मक वादा लगता है। और ये सिर्फ भावना नहीं है, ये उनकी शपथ का सार है। वो सिर्फ संविधान के प्रति वफादारी की शपथ नहीं ले रहे हैं, वो करोड़ों लोगों के परिवार का मुखिया बनने की शपथ ले रहे हैं। हाँ, और घर और परिवार जैसे शब्दों का इस्तेमाल कमाल का है, क्योंकि जैसे ही आप ये शब्द इस्तेमाल करते हैं, रिश्ता कानूनी या औपचारिक नहीं रह जाता, वो व्यक्तिगत बन जाता है, जी, नैतिक बन जाता है। बिल्कुल सही बात है। घर की देखभाल करना या परिवार का ख्याल रखना, ये किसी कानून की किताब में नहीं लिखा होता, ये अंदर से आता है। हाँ, ये एक जिम्मेदारी है जो आप दिल से महसूस करते हैं। बिल्कुल। और देखिए, वो किसी सपनों की दुनिया की बात भी नहीं कर रहे हैं, वो इस परिवार की असलियत को भी समझते हैं। अच्छा। वो कहते हैं कि यह परिवार बड़ा है और लगातार असुविधाजनक तेजी से बढ़ रहा है। असुविधाजनक तेजी से। हाँ, मुझे ये
इनकन्वीनियंटली फास्ट पेस वाला हिस्सा बहुत पसंद है। हाँ। ये दिखाता है कि वो जमीनी हकीकत से कितने वाकिफ हैं। हाँ, ये किसी भी बड़े परिवार की मुखिया की असली चिंता जैसी लगती है कि परिवार बढ़ता जा रहा है, जरूरतें बढ़ रही हैं। और संसाधन सीमित हैं। वो कोई आदर्शवादी तस्वीर नहीं पेश कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। और इसीलिए वो तुरंत कहते हैं कि हम में से किसी के पास भी हाथ पर हाथ धरकर बैठने का समय नहीं है। स्थिति ऐसी है कि सबको काम पर लगना होगा, और सिर्फ काम नहीं बल्कि अनस्पेयरिंगली काम करना होगा, बिना थके, बिना रुके, पूरी लगन से। हाँ, क्योंकि इस बड़े और लगातार बढ़ते हुए परिवार के लिए एक बेहतर और सुंदर जिंदगी बनाना किसी एक इंसान का काम नहीं है, ये हम सबकी साझा जिम्मेदारी है। तो अगर ये देश एक घर है और हम सब एक बड़ा सा परिवार है जिसे लगातार काम करना है, तो सवाल उठता है कि काम क्या करना है? सही सवाल। और यहीं से हम भाषण के उस हिस्से पर आते हैं जो मेरे हिसाब से इसका सबसे क्रांतिकारी आइडिया है। दोहरे प्रयास या ड्यूअल वर्क का दर्शन। हाँ, वो कहते हैं कि इस काम के दो पहलू हैं। एक व्यक्ति का अपने ऊपर काम, और दूसरा अपने आसपास के समाज के लिए काम। ठीक है, खुद पर काम और समाज के लिए काम। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन क्या ये असल जिंदगी में मुमकिन है? अक्सर तो यही होता है कि जब हम अपने करियर या अपनी तरक्की पर ध्यान देते हैं तो समाज के लिए काम करने का वक्त नहीं मिलता। सही बात है। और जब कोई समाज सेवा में लग जाता है तो लोग कहते हैं कि पहले अपना घर तो देख लो। इन दोनों में एक तरह का टकराव नहीं है? ये सवाल बहुत बहुत जरूरी है, और डॉक्टर हुसैन इसका जवाब देते हैं। वो इन दोनों कामों को एक दूसरे का विरोधी नहीं बल्कि एक दूसरे के लिए फायदेमंद बताते हैं। अच्छा। इसे ऐसे समझिए जैसे ये गाड़ी के दो पहिए हैं। अच्छा। एक पहिया है मैं और दूसरा हम। अगर एक भी पहिया कमजोर हुआ या जाम हो गया तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। ये अच्छी मिसाल है। तो पहले पहिए की बात करते हैं, खुद पर काम। इसका मतलब क्या है? क्या इसका मतलब है अच्छी डिग्री लेना, अच्छी नौकरी पाना या फिट रहना? वो सब जरूरी हैं, लेकिन डॉक्टर हुसैन का मतलब इससे कहीं ज्यादा गहरा है। क्या मतलब है फिर? यहाँ खुद पर काम का मतलब सिर्फ जिम जाना या कोई नई स्किल सीखना नहीं है। इसका मतलब है अपनी नैतिकता को इतना मजबूत बनाना कि आप सही काम इसलिए करें क्योंकि वो सही है, न कि इसलिए कि कोई देख रहा है या कोई कानून का डर है। बिल्कुल। ये एक तरह का मेंटल और मॉरल जिम है। वो इसे एक स्वतंत्र नैतिक व्यक्तित्व का निर्माण कहते हैं। स्वतंत्र नैतिक व्यक्तित्व, ये सुनने में थोड़ा भारी लगता है। आसान शब्दों में इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है एक ऐसा इंसान बनना जिसका अपना एक मजबूत नैतिक कंपास हो, जो सही और गलत का फैसला बाहरी दबाव, लालच या डर में आकर नहीं, बल्कि अपनी अंदरूनी समझ और उसूलों के आधार पर करे। अच्छा। और डॉक्टर हुसैन ने चेतावनी भी देते हैं कि अगर हमने इस पहलू को नजरअंदाज किया तो ये हमारे अपने जोखिम पर होगा। मतलब अगर लोग व्यक्तिगत तौर पर नैतिक रूप से कमजोर होंगे तो कोई भी कानून या सरकार एक अच्छा समाज नहीं बना सकती। नींव भी कच्ची रह जाएगी। समझ गए। तो ये तो हुई पहले पहिए की बात। अब आते हैं दूसरे पहिए पर, समाज के लिए काम। ये पहले वाले से कैसे जुड़ा है? ये बहुत खूबसूरती से जुड़ा है। वो कहते हैं कि ये जो स्वतंत्र नैतिक व्यक्तित्व है, ये अकेला या अलग थलग नहीं रह सकता। अच्छा। आपने जो मॉरल जिम में अपनी नैतिकता की मसल्स बनाई हैं, वो सिर्फ आईने में देखने के लिए नहीं है। उनका इस्तेमाल भी करना है। हाँ, उनका असली मकसद तभी पूरा होता है जब आप उस ताकत का इस्तेमाल समाज के लिए एक बेहतर, न्यायपूर्ण और सुंदर जीवन शैली बनाने में करते हैं। यानी एक व्यक्ति अपना पूरा विकास तब तक नहीं कर सकता जब तक वो समाज की भलाई के लिए खुद को समर्पित ना कर दे। बिल्कुल, एक के बिना दूसरा अधूरा है। अगर आप सिर्फ खुद पर काम करते हैं और समाज से कट जाते हैं तो आप स्वार्थी हो जाते हैं। सही। और अगर आप बिना नैतिक ताकत के समाज सेवा करने निकल पड़ते हैं तो हो सकता है कि आप खुद ही भ्रष्टाचार या गलत चीजों का शिकार हो जाएं। एकदम सही पकड़ा है आपने। व्यक्ति और समाज एक साथ बेहतर बनते हैं। जब एक व्यक्ति खुद को नैतिक रूप से मजबूत बनाता है तो वो समाज के लिए ज्यादा अच्छा योगदान दे पाता है, और जब समाज बेहतर होता है तो व्यक्ति को भी अपने विकास के लिए बेहतर माहौल मिलता है। तो यही दोहरा प्रयास है। हाँ, और डॉक्टर हुसैन कहते हैं कि यही दोहरा प्रयास हमारे देश को एक विशेष स्वाद, स्पेशल फ्लेवर देगा। ये सिर्फ एक राजनीतिक व्यवस्था नहीं होगी, बल्कि एक नैतिक संगठन होगा। ठीक है, तो अगर ये दोहरा काम हमारे राष्ट्र रूपी गाड़ी का इंजन है तो इसे चलाने के लिए ईंधन कहाँ से आएगा? अच्छा सवाल है। इसी से जुड़े दो और जरूरी मुद्दे वो उठाते हैं। पहला, वो शिक्षा को राष्ट्रीय उद्देश्य का मुख्य साधन बताती हैं। हाँ, और दूसरा वो कहते हैं कि शक्ति का इस्तेमाल सिर्फ नैतिक उद्देश्यों
मॉरल पर्पसेस के लिए होना चाहिए। और ये दोनों बातें सीधे सीधे दोहरे काम वाले आइडिया से निकलती हैं। सोचिए, अगर हमारा राष्ट्रीय उद्देश्य ऐसे नागरिक बनाना है जो नैतिक रूप से मजबूत हों और समाज की भलाई में योगदान दें, तो इस मकसद को हासिल करने का सबसे बड़ा जरिया क्या होगा? क्या होगा? शिक्षा, एजुकेशन। बिल्कुल, इसीलिए वो शिक्षा को राष्ट्रीय उद्देश्य का मुख्य साधन कहते हैं। उनके लिए शिक्षा का मतलब सिर्फ जानकारी या डिग्री देना नहीं है। उनके लिए शिक्षा का मतलब है चरित्र का निर्माण। हाँ, वो मानते थे कि एक देश की क्वालिटी सीधे सीधे उसकी शिक्षा की क्वालिटी से जुड़ी होती है। अच्छी शिक्षा ही लोगों में नैतिक विकास, अनुशासन और समाज सेवा की भावना पैदा कर सकती है। और शक्ति के नैतिक उपयोग वाला विचार, यहाँ वो पावर की बात क्यों कर रहे हैं? एक राज्य या सरकार सिर्फ शक्ति का संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पावर नहीं है, जहाँ सिर्फ कानून और पुलिस का राज हो। हाँ, बल्कि ये एक नैतिक संगठन यानी मॉरल ऑर्गेनाइजेशन है, यानी एक ऐसी व्यवस्था जिसका कोई नैतिक उद्देश्य हो। शक्ति अपने आप में लक्ष्य नहीं हो सकती। नहीं, शक्ति सिर्फ एक साधन है, एक टूल है। तो उनके हिसाब से शक्ति का सही इस्तेमाल क्या है? उसका नैतिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? उसका नैतिक उद्देश्य वही है जिसकी हम तब से बात कर रहे हैं, अपने परिवार के हर सदस्य के लिए एक न्यायपूर्ण, सुरक्षित और सुंदर जीवन सुनिश्चित करना। अच्छा। शक्ति का इस्तेमाल लोगों को नियंत्रित करने या दबाने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें बेहतर जीवन जीने में मदद करने के लिए होना चाहिए, ताकि हर व्यक्ति को अपने दोहरे काम को पूरा करने का मौका मिल सके। हाँ, ये गांधी जी का सिखाया हुआ शांति और सेवा का रास्ता है। तो अगर हम आज की पूरी बातचीत को समेटें, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन का ये भाषण सिर्फ एक औपचारिक भाषण नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये वाकई एक ब्लूप्रिंट है, लेकिन ये कोई टेक्निकल ब्लूप्रिंट नहीं है जिसमें नीतियां और कानून लिखे हों। ये एक नैतिक और भावनात्मक ब्लूप्रिंट है। हाँ, ये एक राष्ट्र की कल्पना करता है जो एक परिवार की तरह हो, जिसका अतीत एक जीवित शक्ति हो, बोझ नहीं, जहां हर नागरिक से खुद पर और समाज पर एक साथ काम करने की उम्मीद की जाती है, और जहां शिक्षा और सत्ता का एकमात्र मकसद सबकी भलाई हो। बिल्कुल सही कहा आपने। ये सिर्फ एक राष्ट्रपति का भाषण नहीं, बल्कि एक राष्ट्र के लिए एक नैतिक रोड मैप है। और ये हमें आज के दौर के लिए एक बहुत ही जरूरी सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है। हाँ, और शायद थोड़ा असहज करने वाले सवाल पर भी। वो क्या है? डॉक्टर हुसैन कहते हैं कि एक व्यक्ति का स्वतंत्र नैतिक व्यक्तित्व समाज की बेहतरी के लिए काम किए बिना अधूरा है, वो पनप ही नहीं सकता। ठीक है। अब जरा आज की दुनिया को देखिए। आज जोर किस पर है? व्यक्तिगत सफलता, पर्सनल ब्रांडिंग, मेरा करियर, मेरी उपलब्धि। हाँ, सोशल मीडिया से लेकर कॉर्पोरेट कल्चर तक हर जगह मैं पर फोकस बहुत ज्यादा है। ऐसे में कोई व्यक्ति खुद पर काम और समाज के लिए काम के बीच वो सच्चा संतुलन कैसे बना सकता है, जिसकी बात डॉक्टर हुसैन कर रहे हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या आज हम एक पहिए को दूसरे से कहीं ज्यादा महत्व दे रहे हैं? और अगर डॉक्टर हुसैन आज ये सब देखते, तो इस असंतुलन के बारे में उनका क्या कहना होता?